तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत शिक्षक भर्ती दोस्तों, आज का सेट जो रहने वाला है रागों से संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके बीपीएससी और एस्टेट में ईएमआरएस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलने वाली है रागों के बारे में। अगर जिस राग को पकड़ेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल से प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल आज का सेशन जो है आप लोग छोड़िएगा नहीं और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फटाफट, अगर आप चैनल पे नए या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे यार, मेरी बहना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो ऑल पे सेट करने से सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चल देते हैं, ठीक है? ओके। पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आधार स्वर किसे माना जाता था? देखिए, आज के युग में अगर बात करें तो आधार स्वर हमारा क्या माना जाता है? षड्ज, ठीक है? आज के युग का आधार स्वर जो है वो षड्ज माना जाता है। लेकिन अगर प्राचीन काल की बात हो रही हो तो उसमें क्या करना है? एक चुपके से जो है चोरी से माँ आपको याद कर लेना है, ठीक है? दोस्तों, इससे मुझे चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे गाना ये याद आ गया, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को सुना ही देता हूँ थोड़ा सा। चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी चोरी यारी निभाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी। तूने सरेआम तूने सरेआम तूने सरेआम बदनाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो, ठीक है? चोरी चोरी माँ आ गया। चलिए तो फटाफट दोस्तों, गाना वाना तो खैर चलता ही रहता है, हम लोग तो उसी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का तो यह सब चलना ही है। खैर कोई बात नहीं। पहला प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? प्राचीन काल में आधार स्वर किसे माना जाता था? तो आपको जवाब क्या देना है? मध्यम जो होता था वो प्राचीन काल का आधार स्वर माना जाता था, ठीक है? अगर हम बात कर ले षड्ज की, तो वो आज के युग का जो है, यानी आधुनिक काल में जो है आधार संगीत का आधार स्वर षड्ज को माना जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, राग मालकौंस की जाति क्या है? देखिए, अब राग मालकौंस की अगर जाति के बारे में बात किया जाए तो राग मालकौंस की जाति, देखिए मैंने किस तरह से आप लोग को लिखा कैसे है? देखिए 5-7 5-5 7-7 7-5, ठीक है? तो इस तरह से मैंने ऑप्शंस को लिखा है, तो जरा सा आपको ध्यान देना है। 5-7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत बार बताया है, इसलिए मैं आज ऐसे लेकर आया हूँ ऑप्शन को। तो 5 मतलब क्या होता है? ऑडव, 7 संपूर्ण। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे कि वो मालकौंस की जाति क्या है। तो राग मालकौंस की अगर बात कर लें तो इसकी जाति पहले आपको बता दें, तो जाति इसकी हो जाएगी औडव औडव, यानी कि 5 स्वर लगेंगे आरोह में और 5 स्वर अवरोह में, तो इसकी जाति जो हो जाएगी औडव औडव। और अगर आपसे पूछे कोई कि राग मालकौंस का थाट, यानी कि किस थाट का राग है, तो ये बताना है आपको। थाट हो जाएगा इसका कौन सा? भैरवी थाट हो जाएगा, ठीक है? थाट इसकी हो जाएगी भैरवी। और वादी संवादी जो होगा राग मालकौंस का, वादी और संवादी, वो आपके वादी स्वर हो जाएंगे म और संवादी हो जाएंगे सा, ठीक है? तो चलिए क्लियर हो गया इतना प्रश्न आपका। देखिए दोस्तों, प्रश्न की संख्या पे मत जाइएगा, बस कितना आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलता है बस यह चीज आप देखिएगा, ठीक है? तो प्रश्न की संख्या पे मत जाइए कि प्रश्न सर कम है। कम ही है भाई, लेकिन प्रश्न आप ज्यादा कर लो ना, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि राग के कितने प्रकार माने जाते हैं? दोस्तों, राग के जो प्रकार हैं वो कितने माने जाते हैं? तो आप कहोगे 3, तो आपको याद आ जाएगा वो वाला औडव साडव संपूर्ण। लेकिन यहाँ पे औडव साडव संपूर्ण गलत हो जाएगा, ठीक है? वो राग की जातियां हैं और राग की 3 जातियां भी हैं और राग के 3 प्रकार भी माने जाते हैं, ठीक है? मैं सब कुछ बताता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, राग के जो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार, वो क्या होता है? तो प्रकार में कौन कौन सा आप जैसा कि जानते हैं, एक आपका होता है शुद्ध राग, होता है ना शुद्ध राग, जिसमें किसी की छाया नहीं लगती है, शुद्ध राग। उसके बाद फिर अगला जो होता है छाया लग्न राग। क्या होता है? छाया लग राग उसको बोलते हैं। और एक और जो होता है, एक और टाइप, वो क्या होता है? संकीर्ण राग। वो क्या होता है? उसको कहा जाता है संकीर्ण राग। तो शुद्ध राग, छाया लग और संकीर्ण, ये आपके 3 राग माने जाते हैं, 3 प्रकार के राग माने जाते हैं, ठीक है? तो यही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा चर्च कर देते हैं आपके लिए जातियों को। तो जातियों की संख्या भी 3 ही होती है। तो 3 ही होती है, इसमें आपके जैसा कि जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, औडव साडव संपूर्ण, ठीक है?
चलिए अगला 4 नंबर का प्रश्न है कि राग जय जयवंती जो है उसका गायन समय बताएं। तो जय जयवंती सबसे पहले कैसा राग है भाई? तो जय जयवंती जो है वो आपके परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक, परमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती। ये क्या होता है कि दोस्तों इसका जो हम बात कर लें तो इसका जो गायन समय माना जाता है जय जयवंती का, तो वो आपके रात्रि के द्वितीय पहर में माना जाता है। ठीक है, तो रात्रि का दूसरा पहर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, और अब देखिए एक चीज और यहाँ पे प्रश्न में मैं शामिल कर ही लिया हूँ कि राग जय जयवंती जो है वो आपके किस थाट से किस थाट में प्रवेश करता है। भाई परमेल प्रवेशक तो है, लेकिन परमेल प्रवेशक हम कैसे उसको कह दिए, क्योंकि एक थाट से वो क्या होता है दूसरे थाट में प्रवेश करता है। तो भाई किस थाट से किस थाट में प्रवेश करता है जय जयवंती, तो यही जवाब देना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो चलिए फटाफट, तो भैया इसका जो सही जवाब होने वाला है तो वो होने वाला है आपका खमाज थाट से काफी थाट में प्रवेश करता है। ठीक है, तो राग जय जयवंती जो है उसका गायन समय आप लोग देख लिए। गायन समय कब बताया आपको? रात्रि के द्वितीय पहर के अंत में होता है दोस्तों। वैसे आपको अंत नहीं लिखा रहेगा, या फिर हो सकता है कभी कभी अंत लिख दे तो आप वहां पे देख के लगाइएगा, लेकिन वैसे तो रात्रि का द्वितीय पहर ही लिखा हुआ रहेगा। और देखिए तो कहाँ हो गया ये खमाज से काफी। ठीक है, यानी कि जय जयवंती जो है वो परमेल प्रवेशक राग है, एक थाट से दूसरे राग में जाता है, तो वो क्या होता है? खाता काफी है भाई, तभी तो एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है। खाता काफी है, तो इस तो ये अब खाता से खमाज समझ लीजिए, खमाज, और यहाँ काफी है तो काफी में चला जाता है, तो खाता काफी है। ठीक है, थॉट एक दोस्त, केवल एक बिल्कुल थॉट आपके समझने के लिए। बाकी आप लोग वैसे भी याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी किसी को अगर जरूरत पड़ी मेरी थॉट की तो भाई बीच बीच में तो सिंचाई जरूरी है ना। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि घरानों की नींव किस काल में पड़ी थी। तो दोस्तों घराने जो बनने लगे, घराना का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताना है। तो घराना क्या होता है? तो घराना जो है आपका एक शैली होता है। ठीक है, शैली, यानी कि किस घराने में कैसे बजाया जा रहा है। खुले बोलों की ताल किसी घराने में बज रही है तो उसकी विशेषता हो गई। तो किसी घराने में क्या होता है बंद ताल को, तो किसी घराने में क्या होता है कि 2 उंगलियों से बजाया जाता है किनार में। तो ये अपनी अपनी वही विशेषता है। तो ये घराना का मतलब शैली होता है। तो किस काल में पड़ी, तो काल अगर पूछे तो ये आपका राजपूत काल में पड़ा है। ठीक है, काल क्या हो जाएगा? राजपूत काल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस शैली के सितार वादक हैं। देखिए अगर सितार वादक की बात करें पंडित रविशंकर जी को, तो इनको जो है ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर जी। तो ये कौन से शैली के सितार वादक है? तो ये आपके गत शैली के सितार वादक माने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम पूछे तो दोस्तों बताना है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां इनके गुरु थे, किनके? पंडित रविशंकर के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर है कि मूर्छना के कितने प्रकार माने जाते हैं। तो मूर्छना के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार? तो मूर्छना के 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है भाई, मूर्छना के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो मूर्छना के 4 प्रकार। ले अब यही चारों प्रकार को हम लोग अगर देख लें तो वो कौन कौन सा प्रकार हो जाता है। तो मूर्छना के जो 4 प्रकार हैं उसमें होता है शुद्धा, सांतरा, लिख ही देता हूं मैं, शुद्धा, सांतरा। ठीक है, शुद्धा हो गया आपका, सांतरा हो गया, और क्या होता है एक और होता है, हाँ, सकाकली, सकाकली, सकाकली। और होता है उसमें आपका साधारणीकृता। क्या होता है? साधारणीकृता। ये होता है आपके मूर्छना के 4 प्रकार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का जो प्रश्न है कि किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। तो दोनों मध्यम, भाई मध्यम तो 2 ही होता है, एक हमारे पास शुद्ध होता है और एक क्या होता है? तीव्र होता है। लेकिन मध्यम तो कभी कोमल होता नहीं है, यह चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास 2 ही होता है, एक ये और एक ये, तो एक शुद्ध और एक तीव्र। तो ये क्या कर रहा है, किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। तो आपका राग बसंत जो है, बसंत, उसमें क्या होता है? राग बसंत में, याद रखिएगा बसंत में, तो बसंत में ये हो गया ना, और ये शुद्ध वाला, तो ये दोनों लगता है बसंत में। ठीक है,
राग बसंत में। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि काफी को दक्षिण संगीत में किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम लोग काफी कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, जो काफी कहा जाता है, तो दक्षिण में उसको क्या कहा जाता है? तो काफी क्या है भैया? काफी जो है क्या है? खरहर है। काफी खरहर, यानी कि काफी खरहर प्रिया। ठीक है, काफी क्या हो जाएगा आपका? काफी खरहर प्रिया। तो समझ में आ गई। ये धीर भरण शंकरा जो होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ का होता है ये बिलावल होता है, यहाँ का ये बिलावल होता है। गमन प्रिया आप देख रहे हैं, ये होता है आपका यहाँ का मारवा। ठीक है, मारवा। और खरहर प्रिया क्या होता है? काफी होता है। तो यह सब चीज जो है बेसिक जो है याद रखना है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन की अगर बात कर लें तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो क्या थे? वो एक महान संगीतज्ञ थे। तो उनके जो गुरु थे, ये किनके गुरु थे, ऐसा प्रश्न है। यानी प्रश्न को घुमाया गया है यहाँ पे कि निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे। तो वैसे आपको प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा? अमीर खुसरो। और प्रश्न जो ये सिंपल रहता तो यहाँ क्या पूछा जाता कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आंसर होता निजामुद्दीन औलिया। लेकिन प्रश्न को यहाँ पे घुमा के इस तरह से, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, निजामुद्दीन औलिया ये के शिष्य तो हो गए आपके अमीर खुसरो। ओमकार नाथ ठाकुर के अगर हम गुरु की बात कर ले तो ये पलुस्कर जी। कौन? पलुस्कर, बीडी पलुस्कर। बैजू बाबरा की बात करें तो स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास। ठीक है, हरिदास। आप लोग देखिए स्वामी हरिदास का बार बार पढ़े होंगे आप लोग इसके लिए, तानसेन के लिए। तो भाई तानसेन और ये बैजू बाबरा दोनों समकालीन ही थे। ठीक है, तो उनके जो गुरु जो थे वो दोनों के गुरु वही थे। स्वामी हरिदास जो थे बैजू बाबरा के भी गुरु थे और आपके तानसेन के भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अष्टाफ पद्धति किसका संशोधित रूप है? देखिए अष्टाफ पद्धति जो है वो किसका संशोधित रूप है? तो एक प्रश्न यह भी आ गया है इसमें, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया साथ में। ठीक है, तो किसका संशोधित रूप है? तो ये जो है आपका रूप जो देखते हैं ये न्यूमस पद्धति का संशोधित रूप माना जाता है। किसका? न्यूमस पद्धति का संशोधित रूप माना जाता है अष्टाफ पद्धति। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न है बास क्लेफ। देखिए यहाँ पे आप एक चीज और आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपने चीव देखा, तो चीव जो स्वर लिपि है ना, तो भैया इसकी जो विकास हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, चीव नामक एक गणितज्ञ ने ही किया था। आपको जब बुक पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको मिलेगा उसमें पढ़ने को। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कि बास क्लेफ में किसके स्वर दिखाए जाते हैं? तो बास क्लेफ जो होता है उसमें किसका स्वर? तो उसमें स्वर दिखाया जाता है मंद्र सप्तक और अति मंद्र सप्तक का स्वर दिखाया जाता है। किसमें? बास क्लेफ में। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मंद्र सप्तक और अति मंद्र सप्तक के स्वर किसके लिए दिखाए जाते हैं? तो बास क्लेफ के लिए। और बास क्लेफ के लिए क्या दिखाया जाता है? तो ये। ठीक है, दोनों को, दोनों तरफ से जो है आपको प्रश्न को अपने माइंड में सेट कर लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 राग भैरव का संवादी स्वर। देखिए सबसे पहले भैरव की बात करें तो भैरव जो थाट की बात करें, किस थाट का राग है? तो ये आपके भैरव थाट का ही राग है, इसलिए इसको क्या आश्रय राग कहा जाता है। तो भैरव थाट इसकी भैरव हो गई। अब संवादी बताना है। पहले चलिए अब गायन समय भी देख लेते हैं, पहले जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उस पर ध्यान दे देते हैं। तो इसका गायन समय क्या होता है? इसका गायन समय जो माना जाता है दोस्तों, प्रातः काल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रातः काल, यानी कि सुबह सुबह ये जो है राग गाया जाता है। राग भैरव और भैरवी का भी प्रातः काल ही गायन समय माना जाता है। ठीक है, तो यह चीज जो है आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब प्रश्न पे चलते हैं कि इसका वादी, ये संवादी स्वर बताना है ना। तो देखिए बात कर ले संवादी स्वर की, तो राग भैरव में क्या हो जाता है? संवादी जो हो इसका वो सा होगा। ठीक है, अगर वादी की बात करें तो म क्या होगा? म होगा वादी स्वर, वादी म और संवादी सा। तो सही जवाब सी। चलिए अगला प्रश्न है कि विलास खानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कौन है? तो विलास खानी तोड़ी की अगर हम बात कर ले तो संप्रकृतिक राग उसका कौन हो जाएगा? विलास खानी तोड़ी की, तो उसका हो जाएगा आपका भैरवी। ठीक है, भैरवी जो हो जाएगा वो विलास खानी तोड़ी का संप्रकृतिक राग कहलाएगा। ठीक है, भैरवी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राग यमन का वादी स्वर क्या होगा? देखिए यमन का वादी स्वर पूछा जा रहा है, तो यमन जो है किस थाट का है? स्वयं खुद ही अपने थाट का है, तो ये क्या हो जाएगा? यह भी आश्रय राग हो जाएगा।
तो यमन का बताना है कि वादी स्वर क्या होगा। तो यमन का क्या होता है, ग और नी होते हैं वादी संवादी। तो पूछ क्या रहा है, वादी, तो कौन सा हो जाएगा, ग, और संवादी क्या हो जाएगा, संवादी आपका नी हो जाएगा, संवादी। ठीक है, ग वादी और नी संवादी, सही उत्तर ग, ये सी आपका। चलिए आगे प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है वो आपका प्रश्न है कि राग यमन की जाति क्या है। तो राग यमन की अगर जाति के बारे में हम बात कर लें तो यमन की जो जाति होती है वो क्या होती है, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है। राग यमन की जाति संपूर्ण संपूर्ण, यानी 7 स्वर आरोह और 7 स्वर अवरोह में, तो जाति क्या हो जाएगी, संपूर्ण संपूर्ण। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण इसका वादी संवादी स्वर। और अगर बात करें इसके गायन समय की कि राग यमन कब गाया जाता है, तो यह आपके रात्रि का प्रथम पहर, ठीक है, रात्रि के प्रथम पहर में ये गाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, राग भूपाली का गायन समय क्या है। तो राग भूपाली की अगर हम बात करें गायन समय, तो यह इसका गायन समय हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। तो सही जवाब कहाँ पे है, रात्रि का प्रथम पहर। राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी थाट की, तो ये कल्याण थाट का राग माना जाता है। कौन सा, कल्याण थाट का राग माना जाता है। भूपाली जो है कल्याण थाट का राग है। अगर इसकी समप्रकृति राग पूछे कि भूपाली की जो समप्रकृति राग है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका देशकार। ठीक है, देशकार हो जाएगा समप्रकृति राग। तो क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, राग दुर्गा 19 नंबर, राग दुर्गा की जाति क्या है। तो देखिए जैसा कि आपको ऊपर बताए हैं कि हम ये स्वर तो जानते हैं कि कितने स्वर को औडव कहा जाता है, कितने स्वर को साडव, संपूर्ण, तो सब कुछ तो पता है। तो राग दुर्गा की जो जाति होगी वो क्या होगी, राग दुर्गा की जाति आपके क्या हो जाएंगे, औडव औडव इसकी जाति होती है। 5-5 स्वर लगते हैं आरोह अवरोह में। ठीक है, तो हो गया आपका। इसकी अगर बात करें दुर्गा की गायन समय की दोस्तों, तो गायन समय उसका हो जाएगा रात्रि का दूसरा पहर में। यह भी गाया जाता है कब, रात्रि का दूसरे पहर में गाया जाता है, ये इसका गायन समय है। और दुर्गा जो है वो किस थाट का है, तो थाट इसका हो जाएगा थाट बिलावल। कौन सा, बिलावल। राग दुर्गा जो है वो आपके बिलावल थाट का है। जाति इसकी औडव औडव है और गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के शुद्ध सावेरी राग को उत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं। तो दक्षिण के जो शुद्ध सावेरी है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो नाम होगा उसका दुर्गा। और बात कर लेते हैं, अभी मैंने दुर्गा के बारे में बताया कि थाट इसका जो है आपका थाट बिलावल है, और इसमें जो है इसकी जाति जो है आपको क्या बताए, जाति इसका औडव औडव है, जाति औडव औडव है दुर्गा का। और उसके बाद फिर इसमें अगर बात कर लें दुर्गा में, तो वर्जित स्वर भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें ग और नी स्वर वर्जित होते हैं, किसमें, राग दुर्गा में ये वर्जित स्वर हैं, ग और नी वर्जित स्वर हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लें वादी संवादी की, तो इसके वादी संवादी क्या होते हैं, इसके वादी संवादी होते हैं राग दुर्गा का। राग दुर्गा जो है इसका वादी संवादी क्या होता है, ध और रे। ठीक है, समझ में आई बात, ध और रे इसके वादी संवादी माने जाते हैं, वादी संवादी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बस प्रश्न को मत समझिएगा कि बहुत कम प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रश्न करवा रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य होकर जितना करवा रहे हैं दोस्तों, आप उसको जो है आपको 100% से कम नहीं दोस्तों, जरा सा भी, बिल्कुल 100% जो है आप लोग याद कर जाइए। सारा का सारा सेट आपके रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न हम लोगों को देखना है कि राग भीम पलासी किस थाट का राग है। तो राग भीम पलासी की अगर थाट पूछे तो किस थाट का राग है, तो भीम पलासी क्या है आपका, काफी। भीम जो है क्या है, भीम पलासी काफी थाट का राग माना जाता है। और इसकी जाति अगर पूछ दे आपसे कि भीम पलासी की जाति क्या होगी, तो जाति होगी इसकी औडव संपूर्ण। ठीक है, 5-7 औडव संपूर्ण, और थाट तो आपने देख लिया काफी है। और अगर बात कर ले इसकी वादी संवादी की, तो वादी संवादी इसका हो जाता है वादी म और संवादी सा। ठीक है,
वादी म और संवादी सा। अगर गायन समय भी कभी पूछ ले तो बताना है दिन का तीसरा पहर। ठीक है, दिन का तीसरा पहर बताना है गायन समय। तो आपके इससे 4 प्रश्न जो है लगभग क्लियर हो गए। बस इतना ही इसमें तो पूछा जाता है और इससे ज़्यादा किसी राग के बारे में नहीं पूछता है। हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि पकड़ वगैरह भी पूछ पूछ दिया जाता है, स्वर पूछ दिए, लेकिन वो सब बहुत कम। ठीक है? तो इसलिए अब आगे देखते हैं, वो सब भी आपको करवा देंगे, टेंशन लेने वाली भी ज़रूरत बात नहीं है, लेकिन वो सब भी आपके लिए हो जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए आगे देखते हैं, वृंदावनी सारंग का गायन समय बताइए। देखिए, वृंदावनी सारंग की हम बात करें तो गायन समय इसका कब होता है? तो गायन समय होता है वृंदावनी सारंग की मध्यकाल। मध्यकाल। थाट अगर पूछे कौन सा थाट है, तो वृंदावनी सारंग जो है आपका काफी थाट का राग माना जाता है। और इसकी अगर जाति आपसे पूछे तो जाति हो जाएगा इसका औडव 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 औडव। और इसमें वर्जित क्या होता है राग वृंदावनी सारंग में? वर्जित स्वर की हम बात कर लेते हैं तो इसमें ग ध वर्जित होता है। ग और ध ये आपका वर्जित माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है कि राग तिलंग में कौन सा स्वर वर्जित माना जाता है? देखिए, वर्जित स्वर भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो तिलंग में कौन सा स्वर वर्जित माना जाता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? रे ध। रे ध वर्जित माना जाता है राग तिलंग में। याद रखना है, राग तिलंग में रेधा वर्जित है। और अगर बात करें इसके गायन समय का कि राग तिलंग का गायन समय क्या होता है, तो ये होता है आपका रात्रि का द्वितीय पहर में गाया जाता है। ठीक है, रात्रि के द्वितीय पहर में। और इसकी जाति अगर पूछे तो जाति अगर पूछ दे इससे तो इसका जाति जो हो जाएगा आपका संपूर्ण संपूर्ण। तिलंग का क्या हो जाएगा? संपूर्ण और संपूर्ण। ठीक है, राग तिलंग की जाति संपूर्ण संपूर्ण। और थाट अगर पूछे तो थाट बताना है खमाज। क्या बताना है? खमाज। ठीक है, थाट खमाज। दोस्तों, एक आपको जो सिलेबस में जो आपका जो भी राग है, जो भी राग दिया हुआ है, उसके लिए मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लाकर दूंगा और उसमें बहुत अच्छे से सब और कुछ बहुत बढ़िया से आपको क्लेरिफाई कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे समझिए और इस चीज़ को याद रखिए ताकि वो सेट मैं जब करवाऊँ, वो सेशन जब मैं करवाऊँ तो वहाँ पे मुझे बताने से पहले ही आपका जवाब आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को जो है तैयारी जो है अच्छे ढंग से अपनी रखनी है। मैं इतना इसीलिए बता रहा हूँ कि आज आप लोग याद करें और कल आप लोग जवाब दे पाएँ। तो तैयारी इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का गायन समय कब होता है? तो देखिए, राग बागेश्वरी की अगर बात करें तो राग बागेश्वरी में जो गायन समय जो होता है वो आपके रात्रि के द्वितीय पहर में माना जाता है। रात्रि के द्वितीय पहर में राग बागेश्वरी का गायन समय। तो राग बागेश्वरी की अगर जाति अगर पूछे, जाति की बात करें तो इसमें आपका होता है 5 और 7। ये क्या होता है? राग बागेश्वरी 5 और 7। तो इसमें आपके क्या हो गए? औडव और संपूर्ण। ठीक है, औडव और संपूर्ण हो गए। यहां से गड़बड़ाया है, 23 नंबर प्रश्न करवाना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हमारा 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि राग तिलंग में कौन सा स्वर वर्जित माना जाता है? तो देखिए, अगर बात करें राग तिलंग की वर्जित स्वर की तो इसमें रे और ध जो स्वर हैं वो आपके क्या माने जाते हैं? रे और ध स्वर वर्जित माने जाते हैं। किसमें? राग तिलंग में। अगर राग तिलंग की अगर जाति पूछे तो जाति क्या हो जाएगा इसका? 5 और 5, यानी कि औडव औडव इसकी जाति होती है। राग तिलंग की जाति औडव औडव। और थाट की बात करें तो ये खमाज थाट का राग है। कौन सा? राग तिलंग किसका है? खमाज थाट की राग है। ठीक है, और इसमें वर्जित स्वर अगर पूछे तो वर्जित बताना है रे और ध। रे ध क्या होते हैं? रे ध आपका वर्जित होता है। ठीक है, समझ में आई बात? रेधा वर्जित। चलिए अब जो हमारा प्रश्न है 24 नंबर का कि राग बागेश्वरी का गायन समय कब है? तो राग बागेश्वरी की अगर हम बात कर लें तो इसका गायन समय हो जाएगा आपका रात्रि का द्वितीय पहर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। रात्रि के द्वितीय पहर हो जाएगा आपका गायन समय। किसका? राग बागेश्वरी का। ठीक है, राग बागेश्वरी जो है आपके इसके जो संप्रकृति राग की बात कर लें तो संप्रकृति राग हो जाएगा आपका
भीम पलासी, क्या हो जाएगा? भीम पलासी इसके संप्रकृतिक राग हैं। और इसकी जाति की बात कर लें तो जाति आपका औडव और संपूर्ण, ठीक है, औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। तो चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि राग बागेश्वरी का, देखिए यहाँ पे क्या है, राग बागेश्वरी के बारे में मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वादी और संवादी स्वर। तो वादी और संवादी स्वर की अगर हम बात कर लें तो वादी और संवादी इसका होता है, क्या होता है? म और सा। ये वादी हो गया आपका म और सा हो गया संवादी, ठीक है। और इसका गायन समय भी हम बता ही देते हैं कि इसका गायन समय कब होता है। इसका गायन समय जो है आपके रात्रि के तृतीय पहर में होता है, ठीक है, रात्रि के तृतीय पहर में। तो इस तरह से आपके जो है 25 नहीं मानिए तो आपके 50-60 प्रश्न जो है आपके क्लियर हो ही गए हैं इस सेशन में। तो मुझे चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। और वैसे दोस्तों आप लोग को फिलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो जो है हम लाकर, फ्रेश जो जिसमें कि आपके सारे जो हैं राग से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।